जब तक ये तेल का खेल चलेगा तब तक सोना नहीं चलेगा, गिर भी ले सकता है। इस युद्ध के रुकने के बाद सोने में आग लगेगी। जो इन्वेस्टर है उनको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं, हाँ। चद्दर तान के सो जाए। सोना कहीं भी जाए। $150 का तेल मिल रहा है। करंट प्राइस $150 है। जो आप $110 देखते हो वो फ्यूचर प्राइस है। खाड़ी में जितना नुकसान हुआ है उसको बिल्ड करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे। इस समय तो उनके लिए युद्ध वरदान है कि उनकी करेंसी महंगी हो गई तो उनका ब्याज कम हो गया। बिल्कुल। क्या वाकई अमेरिका 6 अप्रैल तक टाइम दे रहा है या वो टाइम बाई कर रहा है अपनी और तैयारी के लिए? पेट्रोल डीजल भरपूर है, उसकी कमी शायद नहीं होगी, लेकिन गैस की दिक्कत हो सकती है। खासतौर पे जो इंडस्ट्रियल गैस है उसकी बड़ी दिक्कत होगी। हमारी जीडीपी पे कम से कम आधे से 1% का फर्क पड़ेगा और उसकी वजह से जॉब लॉसेस भी होंगी। कल युद्ध बंद हो जाए हाँ। तब भी सप्लाई को पूरी तरीके से नॉर्मल करने हाँ। में 4-6 महीने लगेंगे। कुछ मामलों में जेंजी हम लोगों से आगे है, हाँ। लेकिन तजुर्बे का कोई विकल्प नहीं। तजुर्बा ये कहता है कि केवल पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आप पैसा बनाएंगे। अपनी उम्मीदों को नीचे लाइए। हाँ। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। रविवार का दिन है। युद्ध को, खाड़ी के युद्ध को 1 महीना पूरा हो चुका है। तो सोचा इस 1 महीने का लेखा जोखा आपके सामने पेश किया जाए। क्या खोया क्या पाया। हालांकि युद्ध में तो कुछ पाया ही नहीं है, केवल खोया ही खोया है। और इस खोए का हिसाब लगाने के लिए आज हमारे मुनीम, देश के वरिष्ठ बिजनेस जर्नलिस्ट नीरज वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। एन शो पर आप उन्हें देखते हैं। एन शो उनका यूट्यूब पर चैनल है, उस पर अक्सर आपको ज्ञान की बातें बताते हैं। तो आज इस हमारे चैनल पर इस युद्ध का अभी तक का क्या लेखा जोखा, क्या खाता, कितना नुकसान हुआ, इन सब का आकलन करेंगे। नीरज भाई, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत भाई, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दर्शकों को। नमस्कार। सर, हमारे दर्शक आपको बहुत रिप्लाई में भेजते हैं, आपकी बहुत तारीफें करते हैं। तो सोचा वो भी आपको लगे हाथों पहुंचा दिया जाए, क्योंकि दर्शकों का उधार अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो वो पहले आपको प्रेषित करता हूं। और नीरज भाई, क्या पाया इस एक युद्ध में? 1 महीने में कितना नुकसान हो चुका है और कितना होने की उम्मीद दिखाई दे रही है? क्योंकि सब चीजों पर अगर हम बात करें, एक एक करके करेंगे, शेयर मार्केट पे, सोने चांदी पर, और जिस तरीके से तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब एक बड़ी चिंता हो गई है। तो इस 1 महीने में क्या खोया जो बहुत बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है? विक्रांत भाई, खोया ही खोया है। हम्म। और सबक पाया है हमने हम्म। कि हमको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। वो हाँ। लेसन हम सीख रहे हैं। हाँ। वो हमारी मतलब प्राप्तियां हैं। और जो डेबिट है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ। नुकसान तो हर सेक्टर को, मार्केट को, आम आदमी को, महंगाई के तौर पे वो सब हमें देखने को मिल रहा है। हम्म। दूसरा सवाल आपका है कि ये कब तक होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। हम्म। तो पहले तो ये समझें कि इस समय करंट स्टेटस क्या है। देखिए, जी। युद्ध का करंट स्टेटस ये है हम्म। कि 6 अप्रैल तक का समय दिया है ट्रंप ने कि चलिए बातचीत करके मामले को सुलझाते हैं। हम्म। लेकिन ईरान की तरफ से कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं है और बातचीत करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हम्म। फिर ये भी शक होता है कि क्या वाकई अमेरिका 6 अप्रैल तक टाइम दे रहा है या वो टाइम बाई कर रहा है हम्म। अपनी और तैयारी के लिए। क्योंकि ट्रंप ने एक बहुत ही खीज भरा हुआ एक ट्वीट डाला था ट्रुथ सोशल पे। और उसमें उन्होंने लिखा था कि जो लोग ईरान वाले बात कर रहे हैं वो बहुत ही अजीब किस्म के लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो सकता है, और ऐसा नुकसान होगा कि उसकी दोबारा भरपाई करना मुश्किल होगा। और ये भी उन्होंने कहा कि खार्ग जो उनका ऑयल डिपो है, ऑयल स्टेशन है, वहां पे वो कब्जा करेंगे। इस बीच मरीन्स भेजे जा रहे हैं हजारों की तादाद में। तो एक तरफ युद्ध की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ बात करने का आभास हो रहा है। हम्म। हो नहीं रही है, केवल एक हाँ। पोस्चरिंग है कि बात हम कर रहे हैं, बट दरअसल कोई बात कर ही नहीं रहा है। तो एक बहुत ही कठिन मोड़ पे खड़ा हुआ। और इस बीच इसराइल ने ईरान के कई स्टील प्लांट और सब जगहों पे हमला कर दिया है ऑलरेडी। हम्म। तो मामला काफी गंभीर है और अभी कोई किनारा दिख नहीं रहा है। नीरज भाई, सबसे पहले तेल की बात करते हैं। तेल के दाम लगातार बढ़े और अभी भी कंट्रोल से बाहर हैं। और ईरान ने तो साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो वो नहीं खोलेगा।
अमेरिका चाहता था कि दोनों ड्राइविंग सीट पर बैठें, लेकिन ईरान को पता है कि यही उसका अपर हैंड है, वो नहीं देगा। और कल एक विजुअल जो देखा पूरी दुनिया ने, किस तरीके से शिप जलते हुए दिखाई दिया। तो ये तेल का संकट अब कितना बड़ा दुनिया के सामने, और अगर हम खास तौर पे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कितना बड़ा संकट अब ये हो गया हमारे लिए, क्योंकि अब पैनिक तो दिखाई सरकार के लेवल पर भी देने लगा है। जी बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये लड़ाई दरअसल अब तेल का वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हम्म। एनर्जी वर्ल्ड वॉर चल रहा है। और दो बहुत प्रमुख चीजें हैं इसमें, खार्ग का डिपो और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हम्म। ईरान ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा सॉवरेन कंट्रोल हमारे पास रहेगा, अब हम्म। तक जैसे चलता था नहीं चलेगा। हम तय करेंगे कि कौन सी शिप गुजरेगी, कौन सी नहीं गुजरेगी, किसकी जाएगी, कैसे जाएगी, ये वो तय करेंगे। बाकायदा उन्होंने इसके लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल भी बना लिया है, हाँ। और ये उनकी शर्तों में भी शामिल है अगर बातचीत होती है हाँ। तो। ये पूरा कंट्रोल हमारे पास रहेगा। अगर हॉर्मुज का कंट्रोल फ्री नहीं होता है और शिप की आवाजाही नहीं होती है, तो पूरी दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं, पूरी हाँ। दुनिया के लिए एनर्जी संकट और गहरा हो जाएगा। और अभी तक काफी नुकसान हो चुका हो है, चुका है। ऐसा नहीं कि नहीं, अभी तक ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। देखिए, आपने सुना होगा कि 20% ऑयल उधर से ही गुजरता है वर्ल्ड सप्लाई का, ये वो। मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि दुनिया की 4% एनर्जी बास्केट बंद हो गई है। हम्म। उसी को जब आप केवल हॉर्मोन में ट्रांसलेट करते हैं तो वो 20%, और इंडिया का 60%, ये सब बड़े बड़े आंकड़े आते हैं। लेकिन वो 4% काफी बड़ा है। हम्म। सुनने में लग रहा है, छोड़िए, दुनिया की एनर्जी की बात मैं कर रहा हूँ, वो काफी बड़ा है। और उसका असर हर देश में हो रहा है, जापान में हो रहा है, चीन में हो रहा है, भारत में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका तक में अपने यहाँ, जो कि वो नेट एक्सपोर्टर है, फिर भी उनके यहाँ दाम बढ़े हुए हैं। तो अगर ये रिलीज नहीं होता, ये सिचुएशन बनी रहती, तो काफी दिक्कत होगी। भारत की स्थिति ये है कि हमारे पास जो संसाधन है, उस अपने गांव में इतने डेढ़ बनाए रखे हैं, वो हाँ। नया आता है, पुराना जाता है। तो नया अगर कम आ रहा है तो पुराना बहुत दिन तक चलेगा नहीं। हम्म। तो इसीलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि रिफिलिंग का टाइम बढ़ा दो, हम्म। थोड़ा सा किफायत से करो। तेल कंपनियां आपको सुझाव दे रही हैं। तो आज की तारीख में ऐसे कोई पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है, पेट्रोल डीजल भरपूर है, उसकी कमी शायद नहीं होगी, हम्म। क्योंकि उसका सिस्टम हमारे पास काफी मजबूत है। हम्म। लेकिन गैस की दिक्कत हो सकती है, खासतौर पे जो इंडस्ट्रियल गैस है, हम्म। उसकी बड़ी दिक्कत होगी। और धीरे धीरे एलपीजी की तरफ ये बढ़ेगी, क्योंकि हम एलपीजी इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ये सिनेरियो बना हुआ है, जो कि अभी भी बना हुआ है, इंडस्ट्रियल गैस कम की जा रही है, कमर्शियल गैस कम की जा रही है, तो धीरे धीरे इंडस्ट्री को इससे काफी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जो कि अभी थोड़ा हो रहा है, जो बड़ा नुकसान होगा उसका असर ये होगा कि हमारी जीडीपी पे कम से कम आधे से 1% का फर्क पड़ेगा, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रही 1-2 महीने तो। हाँ। मतलब इसमें अगर मगर इसलिए लगा है क्योंकि वो वॉर से बहुत जुड़ा हुआ है। हाँ। अगर ये 1-2 महीने कंप्लीट चलता रहा है ऐसे, इवन मैं तो कह रहा हूँ 30 अप्रैल तक भी अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही, हाँ। तो हमारी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा काफी सीवियर। और उसकी वजह से जॉब लॉसेस भी होंगी, क्योंकि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, हम्म। उन पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। तो दिक्कत तो दोस्त बहुत है, काफी बड़ी दिक्कत है। और फिर वो देखिए, ऐसी कोई चीज आप अपने कमरे में इस समय नजर दौड़ाइए चारों तरफ, हम्म। ऐसी कोई चीज शायद आप देख पाए जिसमें ऑयल का यूज ना हो। हम्म। हमें लगता है केवल पेट्रोल डीजल या एलपीजी का सिलेंडर हाँ, है, नहीं, सही बात। पेट्रोकेमिकल है, हम्म। गैस है। चिप बनाने में हीलियम गैस इस्तेमाल होती है। आपके पीछे जो अलमारी लगी है उसमें बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की होंगी, पन्नियां होंगी, ये सब पेट्रोकेमिकल है। तो बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ सप्लाई डिसरप्ट हो रही है। तो हर चीज में, हर इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट आता हुआ आपको दिखेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं खाली ये बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहां पे तेल का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ लेना देना ये कि पैसे का लेना देना। अदरवाइज यूज केस में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं ऐसी जहां पे ऑयल का यूज ना होता हो इन एनी फॉर्म। तो इसलिए नुकसान बड़ा हो सकता है, जीडीपी ग्रोथ गिर सकती है हमारी। और करेंसी आप देख ही रहे हैं, 95 रुपए डॉलर हो गया है। हाँ, बिल्कुल वहां पर भी आता हूँ। नीरज भाई, शेयर मार्केट की अगर हम बात करें, वैसे तो दुनिया भर के शेयर मार्केट में तूफान मचा हुआ है, लेकिन खबरें पढ़ रहा था कि भारत में इस एक महीने में करीब 30 से 33 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया। यानी आसान भाषा में अगर लोगों को समझाएं तो 30 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। वो रेट
उनका भाव इतना कम हो गया। किस तरीके से अब आगे देखा जाए, क्योंकि ऐसा तो दिख नहीं रहा कि ये मार्केट सुधरेगी या कहीं पर इसमें कोई ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और 2 दिन तो ऐसे आए थे जब एक ही दिन में 14 लाख करोड़ और 12 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन गायब हुई। जी। तो विक्रांत भाई देखिए, मार्केट की स्थिति यह है कि इसको दो एंगल से समझिए। जी। एक परमानेंट डैमेज और एक जो ट्रेडर्स वाला होता है। हाँ। अगर मान लीजिए सोमवार को ट्रंप ऐलान कर दें कि मार्केट, ये युद्ध खत्म, हमारा कोई लेना देना नहीं, बात हो गई, जो भी है सब खत्म, हम्म। तो आपका मार्केट 2000 पॉइंट चलेगा उसी दिन। तो ये तो हो गई ट्रेडिंग, लेकिन वो रैली बिकवाली के लिए होगी, वहां पे सेल ऑन राइज हो जाएगा, लोग खूब बेच बेच के निकलेंगे। हाँ। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं जो ज्यादा गंभीर है। हाँ। ऑलरेडी जो डैमेज हो चुका है उसकी वजह से आपकी अर्निंग्स घटेंगी, कंपनियों की अर्निंग्स घटेंगी, क्योंकि एक हम्म। महीना पूरा आपने नुकसान हम्म। झेल लिया है, ठीक से हाँ। झेल लिया है। तो आपकी अर्निंग्स में इंपैक्ट आएगा, आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स में भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले शो में बताया था कि अगर कल युद्ध बंद हो जाए हाँ। तब भी सप्लाई को पूरी तरीके से नॉर्मल करने हाँ। में 4-6 महीने लगेंगे। हम्म। तो ये दिक्कत 4-6 महीने तक धीरे धीरे ईज आउट होगी, तब तक उसका इंपैक्ट आता रहेगा। हम्म। तो हमेशा याद रखिए कि ऐसे डैमेज के बाद काफी समय और पैसा दोनों खर्च होता है, जिससे वो ठीक होगा। तो मार्केट की स्थिति ये है कि अगर ये सिचुएशन ठीक हो जाती है तो धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू करेगा। अगर नहीं ठीक होती है तो ये और गिरेगा, हम्म। यहां से भी गिरेगा, क्योंकि वो डैमेज हर दिन कंपाउंड हो रहा है। हम्म। अभी जैसे डायरेक्टली पहले दिन आया तो कौन स्टॉक गिरे थे? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हाँ, थी, बिल्कुल। क्योंकि उनको तेल से सीधा लेना देना था। हम्म। फिर बैंक गिरना शुरू हुए क्योंकि रुपए का लेना देना शुरू हुआ, ब्याज दर और ये सब शुरू हुआ। फिर कौन गिरे? फिर पेंट और ये सब गिरने लगे। फिर पेट्रोकेमिकल गिरने लगा। फिर फार्मा में भी इसका असर आया। तो वो धीरे धीरे करके वो हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता जा रहा है। तो वैसे ही मार्केट भी वही है कि स्लोली स्लोली वो जब ये रियलाइज कर रहा है कि नुकसान कितना बड़ा और कहाँ कहाँ हो रहा है, तो उसको रीएडजस्टमेंट होना ही पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर भी होते हैं कि अभी भी हम दुनिया के मुकाबले हमारा मार्केट महंगा है, तो हम्म। वो भी एक फैक्टर प्ले होता है। तीसरा जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि एफआईआई की बिकवाली रुक नहीं रही है। हाँ, बिल्कुल। केवल मार्च के महीने में 1,12,000 करोड़ की सेलिंग की उन्होंने। 1,12,000 करोड़ काफी बड़ी रकम है। हम्म। तो ये जो सेलिंग नहीं रुक रही है एफआईआई की, उसकी वजह से मार्केट में डबल डाउन हो रहा है, डबल प्रेशर पड़ रहा है कि वैसे भी कमजोर हो रहा है और एफआईआई और बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट को बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि अगर सिचुएशन नहीं ठीक हुई तो यहां से भी अभी काफी कमजोर हो सकता है। तो नीरज भाई, उन लोगों का क्या होगा? क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा कि बहुत से नए लोग भी एस्पिरेशंस लेकर आए और मार्केट में घुसे। उन्होंने मार्केट को हमेशा उठते हुए ही देखा। उन्होंने तो आपकी तरह तो लंबा अनुभव तो है नहीं कि मार्केट के उछाल उछल कूद जो है वो झेली हो। तो उन लोगों ने तो अभी तक अच्छा ही अच्छा समय देखा था। तो अब इस समय बड़े टूटन में होंगे और आगे उनके लिए ज्यादा मुश्किल समय है, क्योंकि वो उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहे ना। उनको लग रहा है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। भाई देखिए, कुछ मामलों में जेंजी हम लोगों से आगे है, हाँ। लेकिन तजुर्बे का कोई विकल्प नहीं कोई विकल्प है नहीं। ना। बाल खोपड़ी झड़ गए हैं तो ये हाँ। ऐसे थोड़ी झड़े। हाँ। तजुर्बा ये कहता है कि केवल पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आप पैसा बनाएंगे। हाँ। हम लोग मार्केट में, मेरा एक फार्मूला है हाँ। कि अगर इफ यू सर्वाइव ओनली यू विल क्रिएट वेल्थ। हम्म। केवल आप सर्वाइव कर जाओ, जिंदा रहो, आप मार्केट में बने रहो आप, तो आपका पैसा बनेगा। लेकिन पैनिक करोगे, धैर्य नहीं रखोगे, तो पैसा नहीं बना सकते आप। तो इस समय की कुंजी ये है, जो लोग ये शो सुन रहे हैं, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बिना उसके पैसा नहीं बनेगा। वो पेशेंस 6 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, वो कुछ भी टाइम। अब जिसने कोविड के बाद लिया है हम्म। एकदम टॉप पर, हाँ। उसका इस समय पोर्टफोलियो रेड में है। हम्म। बिल्कुल। और वो पोर्टफोलियो हो सकता है अगले 1 साल भी ग्रीन ना हो, हम्म। 1 साल बाद वो ब्रेक इवन पे हो सकता आए। हम्म। उसके बाद मुनाफे की आप उम्मीद रखें। तो इतना पेशेंस अगर आपके पास है तब तो आप पैसा बना ले जाओगे। हम्म। अगर पेशेंस नहीं है, आप घबरा गए, तो पैसा नहीं हम्म। बनेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अपनी उम्मीदों को नीचे लाइए। हाँ। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा 25% सालाना की दर से कमाई करते रहे, इम्पॉसिबल है। हम्म। हम लोग 15-18 घंटे मेहनत करते थे नौकरी, तभी 5-6% का अप्रेजल होता था।
हाँ, बिल्कुल सही हाँ, बात। आप सोचते हो फ्री में एक क्लिक दबाओगे और 25% का रिटर्न बनाओगे, ऐसा नहीं होता। दुनिया इतनी भी बेईमान नहीं है। हाँ, हर चीज को वो एडजस्ट कर देती है। हाँ, तो इसलिए उम्मीदें कम करिए और धैर्य रखिए, तो पैसा बनेगा आपका। हम्म, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। कोई ज्ञान, कोई सेक्टर, कोई एनालिस्ट, पीएमएस, एआईएफ, म्यूचुअल फंड, सब बेकार की बातें हैं। हाँ, इस समय जो काम आएगा पेशेंस और उम्मीद एकदम जमीन पर। हम्म, और आप सरवाइव कर गए अगर इस संकट को, तो हाँ, आप वाकई बहुत पैसा कमाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, जितने पुराने दिग्गज मार्केट के हैं, हाँ, उन्होंने ऐसे ही पैसा बनाया है। perfect। बिल्कुल। थोड़ा सा नीरज भाई सोने पे भी समझा दीजिए कि सोने का क्या होने जा रहा है, क्योंकि 15% के करीब गिरावट इस युद्ध के दौरान हमने देख ली। और आज एक और खबर जो आई कि रशिया जो है वो 5 लाख ओन सोना अपना बेच रहा है। हालांकि रशिया का अलग कारण हो सकता है, क्योंकि वो 4 साल से युद्ध में फंसा हुआ है, खर्चे युद्ध तो पैसा तो मांगता ही है। तो किस तरीके से सोने के डिक्लाइन को देखा जाए और आगे किस तरीके से दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरा एक प्रश्न, पहले आप प्रश्न का जवाब दिए। सोना आप क्यों खरीदते हैं? हम्म। इन्हीं दिनों के इक्कीस लिए। दिनों के लिए। संकट के लिए सोना खरीदा जाता है ना। हाँ, तो सोना इस समय जो रशिया या एक दो तीन और कंट्रियों हाँ, की तरफ से खबर आई, शायद टर्की का भी नाम है, आई एम नॉट श्योर, वो देख लीजिएगा। दो तीन हाँ, हाँ, देश है जहां पे थोड़ा थोड़ा सोना बेचने की खबरें हैं। सोना इसलिए इस समय लोगों को नीचे दिख रहा है और बिक रहा है, हम्म, क्योंकि सारा पैसा हाँ, तेल की तरफ जा रहा है। हम्म, हर देश को तेल खरीदना है और अपनी करेंसी में खरीदना है, डॉलर में खरीदना है। हम्म, तो जब डॉलर में आपको खरीदना है, तो आपको डॉलर चाहिए। हाँ, डॉलर आएगा कहाँ से? हाँ, या तो आप सोना बेचें या आपके पास इतना रिजर्व हो। हम्म, दो ही तरीके हो सकते हैं, और रिजर्व का भी पार्ट सोना होता है। हम्म, तो जब तक ये तेल का खेल चलेगा, तब तक सोना नहीं चलेगा, गिर भी ले सकता है। हम्म, तो इस युद्ध के रुकने के बाद सोने में आग लगेगी, हम्म, पकड़ नहीं पाएंगे, डबल स्पीड से चलेगी। लेकिन जब तक ये युद्ध या संकट बना हुआ है, तब तक सोना नरम रहेगा, गिरेगा भी। हम्म, कारण उसका सिंपल ये है कि हम्म, सोने को हम लोग सोना एक एसेट क्लास है, रियल मनी है। हाँ, और इसको हम देखते हैं डॉलर के अगेंस्ट। हाँ, डॉलर इंडेक्स 100 पे खड़ा है, हम्म, मजबूत हो रहा है, क्योंकि सबको डॉलर चाहिए तेल हाँ, खरीदने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हर कंट्री को तेल चाहिए और इस समय आपको पता है कि $150 का तेल मिल रहा है। करंट प्राइस $150 है। जो आप $110 देखते हो वो फ्यूचर प्राइस है। हम्म, जब आप स्पॉट पे खरीदने जाते हैं, तो आपकी लैंडेड कॉस्ट $150 की है। हाँ, तो जब 150 मतलब 70 से सीधे दुगना हो गया, हाँ, तो पैसा कहाँ से आएगा, वो डॉलर कहाँ से आएगा? हम्म, तो ये युद्ध के कारण ये सोना नीचे गिर रहा है। और क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई भयंकर बढ़ रही है पूरी हम्म, दुनिया में। बिल्कुल, जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, हम्म, फिर लोग आएंगे कि अरे सोना है भैया से असली चीज, यही तो बचाएगा हमें, वही हेज करेगा। हाँ, तो आप देखेंगे सोने में जबरदस्त रफ्तार से आएगी। तो हम्म, मैंने पिछले शो में भी कहा था कि जो इन्वेस्टर है, उनको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं, हाँ, चद्दर तान के सो जाए, सोना कहीं भी जाए। हम्म, जो ट्रेडर हैं, उनके लिए दिक्कत है, हम्म, क्योंकि वो लॉन्ग शॉट में आप फंस सकते हैं। तो ट्रेडरों को अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना दीजिए, लेकिन जो इन्वेस्टर है, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस बीच आपको मैं बताऊं कि रशिया ने युद्ध के शुरू के एक हफ्ते में सोना खरीदा खूब। अच्छा, दुबई में $100 डिस्काउंट पे बिका। हाँ, हाँ, बिल्कुल, शुरुआत में खबरें आई थी। जी। दुबई में सब अमीर लोग वहां रहते हैं, और सोना वहां थोड़ा कंपेरेटिवली सस्ता टैक्सेस की वजह से। तो वहां लोगों ने कहा अरे बेचो, निकलो, $100 के डिस्काउंट पे चला। वो हाँ, डिस्काउंट 3 दिन बाद जीरो हो गया, हाँ, क्योंकि जितना सोना था सब, जो भी बेच रहा था, सब चाइना ले गया। हम्म, तो सोने की कहानी सिर्फ इतनी ही है कि जिस दिन वॉर खत्म, उस दिन इतना पैसा लगेगा, पूरी खाड़ी में जितना नुकसान हुआ है उसको बिल्ड करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे। हम्म, और वो पैसा कहां से आएगा? या तो आप नोट छापिए या उधार लीजिए, दो ही तरीके हैं। बिल्कुल, तो जैसे ही आप उधार लेंगे या नोट छापेंगे, आप सिस्टम में लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे, इन्फ्लेशन शूट अप होगा और गोल्ड भागेगा। हम्म, अमेरिका की भी यही चिंता है कि हमारा $40 ट्रिलियन का जो लोन हो गया है, हम्म, जीडीपी से 25% ज्यादा, उसको कैसे मैनेज करूं, ब्याज कैसे चुकाऊं? इस समय तो उनके लिए युद्ध वरदान है कि उनकी करेंसी महंगी हो गई, तो उनका ब्याज कम हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए सोने के जो भी निवेशक हैं, उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। और नीरज भाई जो ये खबर आई आज की, ये
रशिया जो है वो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक टेम्परेरी बैन लगा रहा है गैसोलीन प्रोडक्ट पर, और वो पहले अपनी जरूरतों को पूरा करेगा और बिक्री नहीं होगी। तो इसको किस तरीके से देखा जाए और इससे किस तरह का संकट या परेशानियां आ सकती है? ये गंभीर समस्या होगी। हम्म। अमेरिका में भी ऐसा हुआ था हम्म। कि वहां भी ये विचार चला था कि हम लोग क्या ऑयल एक्सपोर्ट को बैन करें, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड पूरी करना जरूरी है। अमेरिका बहुत बड़ा तेल उत्पादक है हाँ। और नेट एक्सपोर्टर है, तो उसने उनमें विचार हुआ, लेकिन फिर वो विचार को त्याग दिया गया कि नहीं ऐसा मत करिए वरना और ज्यादा दुनिया में पैनिक हो जाएगा। तो हायर प्राइस पे वो बेच रहे हैं। रशिया भी प्रीमियम पे ही बेच रहा है, सस्ता नहीं दे रहा किसी हाँ को, दो तीन बिल्कुल। डॉलर प्रीमियम ही ले रहा है। अगर वो ऐसा करते हैं, अब चूंकि उन्होंने समय रखा है कि हमारी अपनी जरूरत हमको चाहिए, तो चूंकि कोई भी देश, अगर किसी देश के पास कोई चीज ज्यादा है तो पहले अपने को संभालेगा, बाद में दुनिया को देगा। हाँ। अगर ये सिनेरियो बनता है हाँ। तो फिर ऑयल प्राइसेस थोड़ा और शूट अप हो सकती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि युद्ध नहीं रुका तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम्म। अभी जो सप्लाई आपके पास चल रही है वो आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व और नॉर्मल रिजर्व को मैच करके चल रही है, लेकिन जैसे ही आपका रिजर्व कम होने लगेगा तो दिक्कत बढ़ेगी। अच्छा, एक और फ्यूचरिस्टिक समस्या आपको यही बता दूं मैं, हाँ। जिस दिन वॉर खत्म होगा उसके बाद तेल की कीमत और ऊपर जाएगी थोड़े समय के लिए, हम्म। क्योंकि हर आदमी खत्म अपने होने के बाद। स्ट्रेटेजिक रिजर्व। हाँ। यस, हाँ। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 80 से 90 डॉलर इज अ न्यू नॉर्मल। हाँ। 70-60 तो आना नहीं अभी पिछले साल 2 साल। खत्म होने के बाद, हाँ। खत्म होने के बाद भी 80 से 90 के बीच में कम से कम साल 1.5 साल चलेगा। हम्म। और उस समय खूब लोग भर भर के तेल खरीद के अपने उस भंडार को भरेंगे जो उन्होंने खाली किया है, और हम्म। थोड़ा और ज्यादा भरेंगे उसको। तो हाँ। तेल की डिमांड अचानक से शूट अप करेगी युद्ध वॉर के बाद, तो क्रूड के प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस साल भर बाद शुरू होगा। हम्म। तो इसलिए क्रूड प्राइसेस को आप 60-70 तो भूल जाओ अगले 1 साल तक। हम्म। युद्ध के बंद की बात कर रहा हूं मैं, और चलता रहा तब तो फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। हम्म। नीरज भाई, आपने जो रुपए की बात की थी, रुपए की गिरती कीमत 95 के करीब हम पहुंच गए हैं, तो थोड़ा दर्शकों को असल में ये अ, समझना कि 50 पैसे बढ़ गया या 1 रुपया बढ़ गया। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 1 रुपया बढ़ने से, अगर डॉलर के मुकाबले 1 रुपया बढ़ता है, भारतीय रुपया अगर 1 रुपया गिरता है, तो करीब करीब भारत पर उसका असर पड़ता है 1 लाख करोड़ सालाना। तो इतनी इतनी बड़ी रकम, क्योंकि हम इंपोर्ट और तमाम चीजों पे उसका असर पड़ता है। तो ये जो 95 पे पहुंच गए, ये किस तरह से चिंताएं बढ़ा रहा है और किस तरीके से देश के लिए बहुत खतरनाक है ये? 1 रुपया बढ़ने में 72,000 करोड़ का अलग से आपको एडिशनल बर्डन आता है। हम्म। अगर रुपया एक कमजोर हुआ तो 72,000 करोड़ का इम्पैक्ट आता है। देखिए, बहुत मोटी लैंग्वेज समझिए कि आप कुछ चीजें खरीदते हैं और कुछ चीजें बेचते हैं। हम्म। तो जो एक्सपोर्ट करते हैं उसकी तादाद कम है, जो हम्म। इंपोर्ट करते हैं उसकी तादाद ज्यादा है। हम्म। तो ये जो डिफरेंस बनता है इसको बोलते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट, कि आपने गैप क्रिएट कर दिया। हाँ, और जब ये लगातार बना रहता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका जो है वो गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल। तो अगर हमारा कैड, करेंट अकाउंट डेफिसिट, हमारी जीडीपी के 1% तक है तो मैनेजेबल है, हम्म। लेकिन उससे ज्यादा गया तो दिक्कत होने लगती है। हम्म। आज की परिस्थिति में वो शूट अप कर सकता है, हम्म। एकदम तेजी से शूट अप करेगा, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत है तेल खरीदने के लिए या दूसरे इंपोर्ट के लिए। अब करेंसी लगातार वीक हो रही है, मैंने बताया कि एफआईआई बेच रहे हैं तो और वीक हो रही है, और जितना गिरेगी वो उतना और बेचेंगे, क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं है कि करेंसी दोबारा से स्ट्रांग होगी। तो वो और ज्यादा बेचते, तो एक स्पाइरल बन गया है कि वो गिरने की वजह से बेचते हैं कि बेचने की वजह से गिरता है, दोनों समझ नहीं आता पहले क्या हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है। तो इस समय रिजर्व बैंक की ये भी चिंता है कि करेंसी को इंटरवेन करके रोका जाए हम्म। या फ्री मार्केट में छोड़ दिया जाए। हाँ। अगर वो इंटरवेन करते हैं यानी डॉलर बेचते हैं मार्केट में, तो उनके पास इतना लेवरेज नहीं होगा, क्योंकि $550 बिलियन का ही हमारे पास रिजर्व है। आप जो 760 768 सुनते हैं उसमें, उसको फॉरेन करेंसी एसेट बोलते हैं, एफसीए। उसमें गोल्ड प्लस फॉरवर्ड मार्केट में हमने जो पोजीशन ले रखी वो भी जुड़ता है। तो अब उतना हेडरूम नहीं है कि रिजर्व बैंक बहुत ज्यादा इंटरवेन करके डॉलर की ग्रोथ को रोके। हम्म। लेकिन एक काम उन्होंने अभी किया शुक्रवार की शाम को, हाँ। बैंकों के भी फॉरवर्ड पोजीशन होती है हम्म। डॉलर। हम्म। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी फॉरवर्ड पोजीशन 100 मिलियन से ज्यादा नहीं करेंगे, अच्छा। यानी उसको घटा दीजिए। यानी आप फॉरवर्ड सौदे बहुत ज्यादा डॉलर के लिए मत करिए। हाँ। तो हाँ। उससे क्या होगा कि अपनी पोजीशन जब बैंक काटेंगे तो हाँ। डॉलर का भाव
हाँ। नीचे आएगा। तो मंडे को हो सकता है कि आपको रुपया थोड़ा मजबूत होता हुआ दिखे, लेकिन ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म का मेजर है ना। जब विपत्ति के समय आप एस्मा लगा देते हैं, तो हाँ। एस्मा लगाने से सप्लाई दुरुस्त नहीं होती है, कुछ हाँ। समय के लिए कंट्रोल होती है। तो आरबीआई इस तरह के छोटे छोटे कई उपाय करेगा जिससे करेंसी को वीक होने से रोका जाए। हाँ। ये थोड़े समय हो सकता है, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि जो करेंसी की वीकनेस है वो दो रीजन से है। एक तो एफआईआई बहुत बिक रहा है, एफडीआई आ नहीं रही है, और आपकी ग्रोथ भी उसको अब सपोर्ट करती नहीं दिख रही ड्यू टू दिस कंडीशन। तो होगा क्या इसका कि जो भी आप खरीदने जाते हैं, सपोज 1 रुपए, पहले जो चीज आप 88 रुपए खरीदते थे, हाँ। अब वो 95 की मिलेगी। एकदम मोटा मोटा हिसाब समझ लो आप बिल्कुल कि बिल्कुल। आपकी रुपए की वैल्यू घट रही है। तो उसका पिंच आपको महंगाई के तौर पे होगा हम्म। कि वो आप इन्फ्लेशन फील करेंगे। आपकी इनकम नहीं घटी लेकिन महंगाई बढ़ गई है। हाँ। बिल्कुल सही बात। और नीरज भाई, ये जो सरकार ने कहा कि हमने तेल कंपनियों का जो नुकसान था वो भरने के लिए एक्साइज को घटा दिया है, मेरा सीधा सवाल ये है कि ये कब तक जनता पर इसका सीधा असर आने से रोका जा सकता है? क्या सरकार कब तक रोकेगी ये? अभी सरकार ने इनिशिएटिव अपनी तरफ से और लोगों के भलाई के लिए लिया, या चुनाव ने इसे रोक दिया? क्योंकि पॉलिटिक्स भी आप बड़े अच्छे से समझते हैं, व्यापार के साथ साथ बिजनेस के साथ साथ। तो क्या ये जनता पर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है आने वाले समय में? 4 मई के बाद आएगा। अगर यही परिस्थिति बनी रही तो जिस दिन राज्य चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद आप तेल की कीमत बढ़ते हुए देखेंगे। अभी जो 10 रुपए कम किया एक्साइज ड्यूटी में, हाँ। तो सरकार का ये कदम बड़ा अच्छा कदम था। पब्लिक इसमें बहुत गुस्सा है कि कंपनियों को फायदा करा रहे हो, हाँ। उनका घाटा कम करा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। ये बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन है। हाँ। आप समझदारी से देखिए कि जिस कंपनी को ये धंधा करना है, तेल बेचना है, पेट्रोल पंप चलाना है, अगर उस कंपनी के पास पैसे ही नहीं होंगे हाँ। तो वो तेल कहाँ से लाएगा और कैसे आपको देगा? हाँ। उसको बचाना ज्यादा जरूरी था आपको बचाने से। हम्म। ये लोगों को समझना चाहिए जो इसकी बुराई कर रहे हैं कि सरकार कस्टमर को फायदा नहीं देके कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। आप सोच के देखिए कि अगर इंडियन ऑयल के पास पैसे नहीं है हाँ। और वो तेल ही नहीं खरीद पा रहा है, तो पंप में क्या देगा आपको? इसलिए उसका सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है बनस्बत आपके सर्वाइवल के। हाँ। तो सरकार ने ये बहुत जरूरी कदम और बहुत सही समय पे उठा लिया। क्योंकि कल तक जो आप क्रूड बास्केट $70 की थी, हाँ। अब वो हो गई है $150 की। तो पैसा आएगा कहाँ से? कंपनियां तो थोड़े दिन में उनकी लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, वो ड्राई हाँ। हो जाएंगे, उनको पैसे ही नहीं है। हाँ। इसलिए पहले कंपनी को बचाया गया कि भैया तेल की सप्लाई तो बरकरार रहे, माल आता रहे, तभी तो आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही जरूरी कदम था। इससे कस्टमर को सिर्फ ये फायदा हुआ कि दाम बढ़े नहीं। हाँ। $150 तो बढ़ ही जाना चाहिए था, नहीं हाँ। बढ़े यही बिल्कुल गनीमत है। बिल्कुल। लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही हम्म। तो 4 मई को रिजल्ट आएगा। 5 मई की सुबह से आप दाम बढ़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कंपनियों का घाटा थोड़े कम हुआ है, वो हाँ। तो ब्रेक इवन पे है अभी, हाँ। और सिचुएशन वही बनी हुई है। हाँ। तो वो धीरे से प्राइस बढ़ाए, क्योंकि सरकार भी कब तक बर्दाश्त करेगी? भाई हाँ। सरकार ने अपना नुकसान ले लिया, हम नहीं लेंगे, चलो आप ही ले लो। हम्म। एक समय के बाद तो बढ़ना ही तय है, क्योंकि हाँ। सरकार भी लेगी आपसे। हम्म। इस कदम से सरकार को 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ राजस्व का, हम्म। और वो सीधे आपकी फिस्कल डेफिसिट में गया। हम्म। अब फिस्कल डेफिसिट में 1.5 लाख करोड़ रुपए लग गए, तो जो 4.3 का आपने टारगेट रखा है वो अचीव हाँ। नहीं होगा। नहीं तो होगा। एफआईआई फिर गुस्सा हो जाएगा कि यार इनकी इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट ठीक नहीं, एफआईआई फिर बेचेगा। हम्म। तो मैंने बताया ना कि वो जो दुष्चक्र बनता है उस चक्र से बहुत ही खतरनाक होता है, उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो तेल के दाम बढ़ने तय हैं 4 मई को, अगर यही स्थिति रही तो। हम्म। अगर मान लो युद्ध बंद हो गया तो नहीं बढ़ेंगे, फिर चीजें संभल जाएंगी, फिर नहीं बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ। लेकिन यही सिचुएशन रही तो आप 5 मई को देखिएगा सुबह तो एक तेल बात की और महंगाई। जाते जाते समझा दीजिए नीरज भाई, आखिरी। जो आम लोग अक्सर ये कहते हैं कि इतने दिनों से जब सस्ता तेल था, वो भी तो बेनिफिट तेल कंपनियों ने कभी लोगों पर, आम जनता को पास ऑन नहीं किया। तो क्या एक महीने के अंदर इतनी बुरी स्थिति बन गई कि जो इतने लंबे समय से सस्ता तेल खरीद करके बेच रहे थे महंगे दामों पर, वो पूरा हो गया? ये आम लोगों के बड़ा जन सीधा सवाल होता है, वो हर जगह ये बात बोलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल उनका वाजिब सवाल है, इसको भी समझिए आप। हम्म। सरकार की जो आमदनी है वो कहाँ से आती है? इनकम टैक्स से, जीएसटी से, हम्म। एक्साइज से, हाँ। या कभी उन्होंने कोई डिसइन्वेस्टमेंट किया तो उससे, तो वो तो छोड़ दीजिए आप। हम्म। सरकार की जो कमाई के सोर्सेज वही तीन है।
तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं सरकार ने बना रखी कि इस पूल से जो पैसा आया वो इसी पूल में खर्च किया जाएगा। हाँ। इनकम टैक्स से कमाई जो हुई वो इनकम टैक्स वालों को रियायत देने में खर्च की है। हाँ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हाँ। हम लोगों की जो सैलरी मिलती है तो उससे हम ये थोड़ी कि इस वाले मद में पैसा मिला तो इसको इसी में खर्च करेंगे, ऐसा हाँ। नहीं होता। हाँ। तो तेल से जो एक फिगर दिया जा रहा है कि 30-40 लाख करोड़, 40-43 लाख करोड़ इन्होंने पिछले 11 साल में कमाए हैं। हाँ। तो उस कमाई को उन्होंने तरह तरह की जो योजनाएं उठी हैं, जिसमें उज्ज्वला स्कीम भी शामिल है, घर शामिल है, टॉयलेट शामिल है, हाँ। और आयुष्मान भारत, ये सब कहाँ से आया पैसा? हाँ। वो यहीं से आया। तो वो सब खर्च हो रहा है, रखा थोड़ी कहीं पे, वो खर्च हो रहा है। तो ये वाला जो तर्क है उनका वो सही है कि भाई तेल हाँ। सस्ता खरीदे तो आपने हाँ। सस्ता क्यों नहीं किया? हाँ। जब सस्ता होता तो आप सस्ता नहीं करते हो, महंगा होता तो आप बढ़ा देते हो। हाँ। ये इनका एकदम वाजिब प्रश्न है। हाँ। लेकिन वो इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि सरकार ने उस पैसे को दूसरी योजनाओं में खर्च कर दिया है, तो अब उनके पास रखा तो है नहीं, तो इसलिए वो नहीं कर पाते। बट उनका ये प्रश्न, मैं इसके साथ समर्थक भी हूं हाँ। इसका, हाँ। कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस $70 $60 पे चल रहे थे तो आपको प्राइस घटाने चाहिए। हम्म। आपने घटाया नहीं, पिछले मैं कह रहा हूं 3-4 साल से प्राइस एकदम स्टैटिक है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक ठीक है, है। वो 100 रुपए के आसपास ही चल हाँ। रहा है। हाँ। अब 100 रुपए की हमको पड़ गई आदत। हाँ। कोई विरोध प्रदर्शन देखा हमने 3 साल में? सब हाँ। 100 रुपए में खुश। सबको सो की आदत पड़ गई। अब वो बढ़ने के चांसेस हैं, तो हम चिल्ला रहे हैं। फिर हमारे मन में एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है उनका, मैं उसके साथ भी हूँ कि हाँ। जब कम था तो कम करने चाहिए थे। हाँ। लेकिन जब वो कम करते तो जो नाना प्रकार की स्कीमें चल रही हैं, हाँ। इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? लाडली बहनों को पैसा कहाँ से मिलेगा? आप बताओ मेरे को। लाडली भैया, लाडला भैया को पैसा कहाँ से मिलेगा? हाँ, जो ये ना सब पेंशन। चुनाव में बड़े बड़े वायदे होते हैं उनके लिए तो पैसा तो ये सब चाहिए। पैसा भाई किसानों को देना है, बिजली वालों को देना है, ये सब पैसा आएगा कहाँ से? हाँ। सरकार की कमाई तो वही है। कुछ हाँ। लोग कहते हैं कि सरकार ने एहसान दिखाया कि हमने देखो तुमको बढ़ने से बचा लिया, वरना हाँ। तो दाम बढ़ जाते, अच्छा मेरा ही तो पैसा था। अरे भाई, तो सरकार भी तो आप ही की है, हाँ। सरकार बिल्कुल। कोई दूसरे की थोड़ी है। बिल्कुल तो सही। ये लोगों का जो फीलिंग है ना, मैं उसके साथ हूँ, बिल्कुल सही है उनकी फीलिंग। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसे चलती है, हाँ। तो इसलिए वो, लेकिन 4 मई को तैयार रहिए, अगर स्थिति नहीं बदली तो दाम बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात, वो आपने एकदम जेन्युइन बात बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई, आपसे बात करके मुझे तो आनंद आता ही है, मेरे दर्शकों को काफी, हमारे दर्शकों को काफी उनके जो जहन में सवाल होते हैं उसके जवाब भी मिल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।